दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में डीवीटी भी बोलते हैं। ये आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आज आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। आमतौर पर पहले ये धारणा थी कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है वो ओल्ड एज पर्सन को होता है, लेकिन मैंने इधर कई दिनों से देखा है कि बहुत यंग पर्सन को, इवन 20 साल के बच्चे को, 25 साल 30 साल के लोगों को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या हो रही है। तो दोस्तों डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक्चुअल में ब्लड क्लॉट होता है वेन के अंदर। जो बॉडी के अंदर जो डीप सीटेड वेन होते हैं उसके अंदर ब्लड में क्लॉटिंग हो जाता है। ये क्यों होता है? कई बार जो हमारे वेन के अंदर जो ब्लड चलते हैं वो स्लो चलने की वजह से इसके अंदर ब्लड धीरे धीरे क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं। और ये किन लोगों को ज़्यादा होता है? ये उन्हें ज़्यादा होता है जिसमें अगर किसी वेन के अंदर कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगा हो, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, तो वेन के अराउंड कोई इंजरी हुआ हो तो उसके अंदर में कई बार हमारा क्लॉटिंग ब्लड का ज़्यादा होने लगता है। दूसरा उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग कोई सर्जरी करवाया है और बिस्तर पर बहुत दिनों से बेड रेस्ट कर रहे हों, और उन लोगों में भी होता है जिनका काम होता है रेस्ट्रिक्टेड, एक ही जगह खड़ा होकर काम ज़्यादा करते हैं, खड़े होने का काम ज़्यादा करते हैं, चलने फिरने का काम कम करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा होता है। दोस्तों इधर 3-4 दिनों में मैंने देखा है कि एक पेशेंट था, उसकी एज 20 ईयर थी। वो जो सेल्समैन का काम करता था, जो कपड़े की शॉप में, बच्चा था, वो करीब 20 साल के आसपास था, लेकिन उसको पैर में स्वेलिंग आ गई थी। तो अगर उसका मैंने टेस्ट कराया तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस निकला। दूसरा 30 साल के एक व्यक्ति का जो 4-5 दिन बाद मैंने देखा कि वो नाई का काम करता था, मतलब वो खड़े होके एक जगह ज़्यादा देर रहता था, उसको भी पैरों के अंदर स्वेलिंग आ गई और पेन होने लगा, रेडनेस होने लगा। तो जो एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस का लगभग सिम्टम्स होता है जो आमतौर पर नहीं होता यंग पेशेंट में। किन लोगों को ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होने की संभावना होती है? उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, ओबीज हैं, ओवरवेट हैं। दूसरा होता है जिनका फैमिली हिस्ट्री हो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसके फैमिली में मदर को, फादर को, ब्रदर, सिस्टर, इन लोगों में जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री हो, उनमें थोड़ा सा हाई रिस्क होता है होने का। तीसरा होता है जो लोग कुछ ऐसी मेडिसिन्स खाते हैं, स्पेशली फीमेल लोग जो ओरल पिल्स लेती हैं, वो भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण हो सकता है। कोई पैर में इंजरी के जो हुआ हो, या तो कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ हो, वो उन लोगों को भी थोड़ा सा डीबीटी के चांसेस होता है। स्मोकिंग, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को भी डीबीटी के चांसेस होते हैं। जो लोग लंबे समय तक बैठने का काम करते हैं उन लोगों को भी डीबीटी का चांसेस होता है। जो लोग बेड रेस्ट ज़्यादा करते हैं, या फिर लेडीज फीमेल हैं, ओल्ड एज हैं, जिनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या कोई सर्जरी करवाई हो, बेड पर लंबे समय तक लेटी हुई हों, उन लोगों में भी डीबीटी के चांसेस होते हैं। कुछ हार्ट डिजीज है उसमें भी डीबीटी के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसी हार्मोन थेरेपी करवा रहा है व्यक्ति कोई, तो उसमें भी डीबीटी के चांसेस होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी, जो लोगों को चलना फिरना कम हो पाता है, बिस्तर पर लेटना होता है, उन लोगों में भी डीबीटी के चांसेस होते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि डीबीटी में लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। और इसके लक्षण एक ही होता है कि वन साइड स्वेलिंग पैर के अंदर, काफ मसल के अंदर, एंकल के अंदर, फुट के अंदर अगर स्वेलिंग हो तो, और साथ में बहुत सीवियर पेन भी हो, तो हमें शक व्यक्त करना चाहिए कि इसको कहीं डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। दूसरा होता है कि क्रैम्प, पैर में क्रैम्प के साथ दर्द होता है, तो वो भी एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस का साइन होता है। तीसरा होता है कि उसके पैर के आसपास जो स्किन है वो रेड हो, रेडिश हो, ब्लूइश हो, कई बार
पीला भी पड़ जाता है, अफेक्टेड स्किन कई बार पीला भी पड़ जाता है, तो वो भी एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सिम्टम्स होता है। दोस्तों, इसका जो डायग्नोसिस होती है आमतौर पर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही काफ़ी हद तक पता चल जाता है, लेकिन कन्फर्म होता है। एक कलर डॉपलर स्टडी होती है, एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है। कलर डॉपलर जब स्टडी करते हैं तो हम ब्लड का फ्लो देखते हैं, तो अगर क्लॉट की वजह से कई बार ब्लड फ्लो हमें प्रॉपर नहीं होता, तो एक डायग्नोसिस का एक टूल है हमारी कलर डॉपलर। दूसरा होता है उस अफेक्टेड पार्ट का MRI कराएं या CT कराएं, तो भी हमें इसमें उसकी कुछ चीज़ें दिखती है। कई बार CT एंजियोग्राफी होती है, उसमें भी दिखता है। कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, उसमें भी इसको हम डायग्नोस करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है, इन सारा चीज़ों का उसके अंदर स्टडी करते हैं, तो उससे भी हम कई बार डायग्नोसिस कर पाते हैं। दोस्तों, DVT में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? DVT में एक्चुअल तौर पर तो जो DVT होती है स्टार्टिंग स्टेज में, तो हमें पता ही नहीं चलता। हमें जब पता चलता है जब उसका स्टेज एडवांस हो गया हो, जब वो सिग्निफिकेंटली वेन को ब्लॉक कर रखा हो, तब उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में DVT को पता कर पाना थोड़ा कठिन काम है। उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें अंदर एक ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, स्वेटिंग हो सकता है, पसीने भी कई बार आता है, कई बार डिजीनेस मतलब थोड़ा चक्कर आना, थोड़ा सा अनईजीनेस महसूस होना होता है। कभी कभी अगर हम कफ करते हैं तो उसके अंदर ब्लड आने की संभावना होती है, कफ के साथ ब्लड आता है। कई बार हमें छाती में भी दर्द होता है, अगर हम डीप ब्रेथ करें, जहाँ लंबी सांस लें, तो उसमें भी छाती में दर्द होता है। कभी कभी हमारी सांस जो है तेज़ चलने लगती है। कई बार हमारी हार्ट का जो रेट है, रेट है, पल्स रेट होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन के ये वैरायटी है। दोस्तों, हमको जो ये DVT है, इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना होता है? सबसे पहला चीज़ होता है कि जो ब्लड क्लॉट है उसको हमें ज़्यादा फैलने से रोकना है। मतलब मीन्स कि उसको ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा एरिया को इन्वॉल्व ना करे। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ ब्लड होता है, ब्लड को थिन करने की एक मेडिसिन होती हैं जो ब्लड थिनर होती है। वो इंजेक्शन के भी फार्म में आता है और गोली के भी फार्म में आता है। तो ब्लड थिनर दिया जाता है। ब्लड थिनर चालू करने के पहले हमें कुछ लीवर के टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर क्लॉटिंग प्रोफाइल होता है, जिसके अंदर PT-INR एक टेस्ट होता है। उसको हम देखते हैं कि जब हम ब्लड थिनर चालू करें उससे पहले हमारा PT-INR कितना है, और ब्लड थिनर जब हम स्टार्ट किए तब हमारा PT-INR नॉर्मली कितना हो रहा है। क्योंकि उसके अंदर हमें PT-INR उसको जो डिजॉल्व करेंगे जो हम क्लॉट को, उसी से हम जज करते हैं कि हमारा कितना क्लॉट डिजॉल्व हो रहा है। दोस्तों, कई बार हमें जो क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो थिनर हम स्टार्ट करते हैं, तो वो नॉर्मली शुरुआत के दिनों में हम घर पर नहीं स्टार्ट करते। उसके लिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन कराएं और प्रॉपर फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या इंटेंसिविस्ट के निगरानी में ही ब्लड थिनर स्टार्ट किया जाए। क्योंकि कई बार ब्लड थिनर स्टार्ट करते हैं तो कुछ ब्लड का क्लॉट निकल के लंग के अंदर या ब्रेन के अंदर जाने की संभावना होती है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में इसमें जब भी दवाई चालू होती है तो इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कभी कभी ये जानलेवा भी साबित होता है। दोस्तों, दूसरा इसके अंदर कंप्रेशन स्टॉकिंग होता है, वो भी लगाते हैं, जो ब्लड क्लॉट को डिक्रीज करता है और हमारी स्वेलिंग को भी डिक्रीज करता है। कई बार हमें एक फ़िल्टर होता है, उसको कई बार हमें फ़िल्टर भी लगाना पड़ता है। फ़िल्टर जो लगाते हैं, जो लार्ज एब्डोमिनल वेन है उसके अंदर फ़िल्टर लगाते हैं, जो क्लॉट को हमें ऊपर जाने से, आगे जाने से रोकने के लिए हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है। ये फ़िल्टर हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने को प्रिवेंट करता है। कई बार हमारा जब इन मेडिसिन से, इन सब चीज़ों से अगर बात नहीं बनी तो कभी कभी हमें क्लॉट बस्टर भी यूज करते हैं, जो क्लॉट को ब्रेक करने का काम करता है। वो जब होता है जब हमारी मेडिसिन इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो दोस्तों, जो इसके ट्रीटमेंट का पार्ट है, कुछ दिन तक हमें हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारा थोड़ा सा चैनल खुल जाता है, ब्लड फ्लो चालू हो जाता है, तो हम बाद में इन जो ब्लड थिनर होता है वो आमतौर पर इंजेक्शन के बाद ओरल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओरल जो मेडिसिन होती है वो लंबे समय तक लेना होता है और रेगुलरली हमें फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, इन लोगों की निगरानी में रख के ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए।
तो इसलिए जिन लोगों को भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की शक हो या जिसको हो जाए तो उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के सलाह लेकर ही दवाई खानी चाहिए, नहीं तो ये दवाइयाँ इसकी नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में आम तौर पर इन शॉर्ट यही है हमारा आज का डिस्कशन। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।